नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में अगर बात करें तो जो भौतिक प्रदेश हैं अपने ये उच्चावच या जलवायु के आधार पर भौतिक प्रदेशों को उच्चावच या जलवायु के आधार पर भौतिक प्रदेशों को चार भागों में बांटा जाता है। तो अपने जो भौतिक प्रदेश हैं इनको उच्चावच या फिर जलवायु के आधार पर चार भागों में बांट दिया। तो भौतिक प्रदेश और इनको बांट दिया चार भागों में। तो ये चार भाग अपने राजस्थान के सबसे पहले मरुस्थल, उसके बाद अपना मरुस्थल के बाद अरावली, उसके बाद है अपना मैदान और उसके बाद है अपना हाड़ौती। तो राजस्थान को चार भौतिक प्रदेशों में बांट दिया: मरुस्थल, अरावली, मैदान और हाड़ौती। अगर अपन बात करें कि क्षेत्रफल, जो अपना क्षेत्रफल है उसमें क्षेत्रफल के हिसाब से जो मरुस्थल है वो है अपना 61.11%, यानी लगभग अगर अपन बात करेंगे तो लगभग है 61% भाग पर मरुस्थल है राजस्थान के। और उसके बाद जो अरावली है वो है 9% भाग पर अरावली है। बात करें मैदान जो हैं उनका जो क्षेत्रफल है वो 23%। और हाड़ौती जो है वो है अपना 6.89%, यानी लगभग 7% भाग पर जो है अपना वो है हाड़ौती। अगर अपन बात करें जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या जो है तो मरुस्थल का जो क्षेत्रफल है वो सबसे ज़्यादा है। तो जनसंख्या यहाँ पर सबसे ज़्यादा निवास करेगी। तो 40% जो जनसंख्या है वो अपनी मरुस्थल में निवास करती है। उसके बाद 10% जनसंख्या अरावली में निवास करती है और 39% जो जनसंख्या है वो अपने मैदानों में निवास करती है और 11% जनसंख्या अपनी कहाँ पर हाड़ौती में निवास करती है। अगर अपन बात करें इसके बाद कि इनमें ज़िले कौन कौन से शामिल हैं, तो ज़िलों की बात करें तो मरुस्थल में लगभग अपने 12 ज़िले शामिल हैं। अरावली में अगर बात करें अपन 13 ज़िले शामिल हैं, जिनमें से मुख्यतः जो अरावली में हैं वो हैं अपने 7 ज़िले। वैसे 13 ज़िले हैं, इनमें से मुख्यतः 7 ज़िले हैं। और अगर मैदानों की बात करें तो मैदानों में हैं अपने 10 ज़िले और हाड़ौती में अपने 7 ज़िले। अगर बात करें कि यहाँ पर मिट्टी कैसी पाई जाती है तो अलग अलग भौतिक प्रदेशों में अलग अलग मिट्टी पाई जाएगी। तो मरुस्थल ही है, जो मरुस्थल है इसमें जो मिट्टी पाई जाती है उसको बोलते हैं अपन बलुई, या फिर बात करेंगे या इसी का नाम है रेतीली मिट्टी। अगर बात करें अरावली तो अरावली पे पर्वतीय या फिर बनीय मिट्टी। और इधर बात करें मैदानों में तो मैदानों में मिलेगी अपन को जलोढ़, इसी को बोलते हैं अपन दोमट या फिर इसको बोलेंगे अपन कछारी। ये अपने मिट्टी मैदानों में पाई जाती है। इधर बात करें अपन हाड़ौती में तो हाड़ौती में मिलेगी अपन को काली मिट्टी, इसी को बोलते हैं रेगुर मिट्टी, इसी को बोलते हैं अपन कपासी मिट्टी। तो ये था अपना भौतिक प्रदेश। अगर बात करें जलवायु की अगर बात करें अपन तो मरुस्थल में जो जलवायु मिलेगी वो अपन को मिलेगी शुष्क या फिर अर्ध शुष्क जलवायु।
इधर अरावली की बात करें तो अरावली में कैसी मिलेगी अपन को, उपाद्र जलवायु मिलेगी। इधर बात करें मैदान में तो मैदान में कैसी जलवायु मिलेगी अपन को, आर्द्र जलवायु मिलेगी। और हाड़ौती जो क्षेत्र है इसमें अपन को अति आर्द्र जलवायु मिलेगी। तो ये थे अपने राजस्थान का भौतिक प्रदेश, जिसको अपने 4 भागों में डिवाइड किया था। और इसका जो आधार माना है वो क्या है, उच्चावच या फिर जलवायु के आधार पर भौतिक प्रदेशों को अपन ने बांट दिया था। 4 भौतिक प्रदेश हैं, एक है मरुस्थल अपना, अरावली, मैदान और हाड़ौती। इधर मरुस्थल के क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 61% भाग पर मरुस्थल है राजस्थान के पे, या फिर अगर एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो 61.11% भाग पर। अरावली 9% भाग पर है। मैदान जो है 23% भाग पर मैदान है। इधर हाड़ौती जो है अपना यह है 6.89%, लगभग इसको अपन बोल सकते हैं 7% भाग पर क्या है, हाड़ौती। अगर बात करें जनसंख्या की तो मरुस्थल में जो जनसंख्या निवास करती है वो 40% जनसंख्या मरुस्थल में निवास करती है, क्योंकि क्षेत्रफल ज़्यादा है तो जनसंख्या भी वहाँ अधिक होगी, इसलिए यहाँ पर 40% जनसंख्या है। अरावली की बात करें तो 10% जनसंख्या अरावली में निवास करती है। मैदानों की बात करें तो 39% जनसंख्या मैदानों पर, और हाड़ौती में अपनी 11% जनसंख्या निवास करती है। जिलों की बात करें कि कौन कौन से ज़िले शामिल हैं, तो मरुस्थल में 12 ज़िले आते हैं, अरावली में 13 ज़िले आते हैं, जिनमें मुख्यतः अरावली के जो ज़िले हैं वो 7 ज़िले हैं। मैदानों की बात करें तो 10 ज़िले हैं, और हाड़ौती क्षेत्र में अपने 7 ज़िले आते हैं। इधर बात करें मिट्टी की तो मरुस्थल में अपन को बलुई या रेतीली मिट्टी मिलेगी। अगर बात करें अरावली में अपन को पर्वतीय या फिर बनीय मिट्टी मिलेगी। अगर बात करें अपन किसकी, जो अपना मैदान है, मैदानों में अपन को मिलेगी दोमट, उसी को बोलते हैं अपन कछारी, या फिर उसी को बोलते हैं अपन जलोढ़ मिट्टी। और अगला है अपना हाड़ौती में काली मिट्टी या फिर कपासी मिट्टी, इसी को अपन रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। जलवायु की अगर बात करें अपन तो जलवायु मैंने आपको बता दी, मरुस्थल में जलवायु जो मिलेगी वो अपन को मिलेगी शुष्क या अर्धशुष्क जलवायु। अरावली में जो जलवायु होगी वो मिलेगी अपन को उपाद्र जलवायु, मैदानों में आर्द्र जलवायु, और हाड़ौती जो क्षेत्र है अपना इसमें जो जलवायु मिलेगी वो मिलेगी अपन को अति आर्द्र जलवायु। अब अपन एक एक जो अपना फिजिकल डिवीजन है, भौतिक प्रदेश है, इसका एक एक करके अपन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि मरुस्थल के बारे में अभी अपन चर्चा करेंगे। अब अपन बात करेंगे मरुस्थलीय जो अपना भौतिक प्रदेश है उसका, तो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश अपना, इसकी अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले इसका बात करेंगे अपन निर्माण काल की। तो जो अपना मरुस्थल है इसका जो निर्माण है वो है टर्सरी काल में, टर्सरी काल, और जो क्वार्टनरी है, क्वार्टनरी काल का प्लस्टोसीन। क्वार्टनरी काल के 2 भाग डिवाइड किए थे प्लस्टोसीन, एक होता है होलोसीन। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, क्वार्टनरी काल को अपन ने 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है, एक तो है प्लस्टोसीन और एक है अपना होलोसीन। तो क्वार्टनरी काल का जो पहला भाग है अपना प्लस्टोसीन और टर्सरी काल पूरा, इसका निर्माण काल माना जाता है मरुस्थल का। अब अपन बात करेंगे कि जो मरुस्थल का विस्तार, किसकी बात करेंगे, मरुस्थल के विस्तार की बात करेंगे। तो मरुस्थल का जो विस्तार है, सबसे पहले मरुस्थल के विस्तार में लंबाई की बात करते हैं। तो जो मरुस्थल की जो लंबाई है वो है 740 किलोमीटर। अगर चौड़ाई की बात करें तो 300 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। और अगर ऊंचाई की बात करें तो इसकी औसत जो ऊंचाई है, औसत ऊंचाई 200 से 300 मीटर। एवरेज अपन इसको मान सकते हैं, एवरेज इसको 250 मीटर मान सकते हैं। तो जो इसका विस्तार है मरुस्थल का, लंबाई है 640 किलोमीटर, चौड़ाई जो है इसकी 300 किलोमीटर, और औसत ऊंचाई की अगर अपन बात करें तो वो है 200 से 300 मीटर की, एवरेज 250 मीटर मान सकते हैं।
अब अपन बात करें कि जो मरुस्थल का जो ढाल है वो किधर है, तो मरुस्थल के ढाल की बात करते हैं। मरुस्थल का ढाल, तो मरुस्थल का ढाल अपन देखें तो ये है अपना, इधर ईस्ट है, ऊपर अपना नॉर्थ है, इधर वेस्ट है और ये अपना साउथ है। तो मरुस्थल का जो ढाल है वैसे तो अपन नहीं ज्ञात कर सकते, पर हमारे पश्चिमी मरुस्थल में एक नदी बहती है लूनी नदी, और लूनी नदी का जो अपवाद क्षेत्र है उसके हिसाब से अपन मान सकते हैं कि मरुस्थल का ढाल किधर है। तो लूनी नदी का जो अपवाद क्षेत्र है वो है नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ। तो यही अपन मान सकते हैं जो मरुस्थल का ढाल जो है वो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ मरुस्थल का ढाल है। तो ये अपने निर्माण काल की बात की थी, मरुस्थल के निर्माण काल की। तो मरुस्थल का जो निर्माण काल है वो टर्सरी काल में माना जाता है और क्वाटरनरी काल का प्लेस्टोसीन पहला भाग। इसके विस्तार की बात करें तो जो अपनी लंबाई है मरुस्थल की वो 740 किलोमीटर है, चौड़ाई 300 किलोमीटर है। औसत ऊंचाई की बात करें तो 200 से 300 मीटर है, एवरेज 250 मीटर मान सकते हैं अपन। मरुस्थल के ढाल की बात करें तो मरुस्थल का जो ढाल है वो है उत्तर पूर्व से और दक्षिण पश्चिम की तरफ मरुस्थल का ढाल है। अब अपन बात करेंगे आगे मरुस्थल को। अब अपन मरुस्थल का अध्ययन तो मरुस्थल का अध्ययन करते हैं। मरुस्थल को अध्ययन में मरुस्थल को दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो है अपना शुष्क मरुस्थल, दूसरा है अर्धशुष्क मरुस्थल। तो जो शुष्क मरुस्थल है इसको अपन 0 से 25 सेंटीमीटर, जो वर्षा अगर हो रही है तो उसको अपन ने शुष्क मरुस्थल में रख दिया, और 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो अर्धशुष्क मरुस्थल में रख दिया। अब शुष्क मरुस्थल को भी जो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थल को दो भागों में विभाजित करती है। अब शुष्क मरुस्थल के बारे में पढ़ते हैं अपन। ये तो बता दिया मरुस्थल का अध्ययन करेंगे अपन। जो समवर्षा रेखा है अपनी 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र, 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर वाला क्षेत्र, जो 25 सेंटीमीटर तक 0 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर वाला क्षेत्र है वो शुष्क मरुस्थल में आएगा, और 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र अर्धशुष्क मरुस्थल में आएगा। 25 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा है ये शुष्क मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल दो अलग अलग भागों में विभाजित करती है। सबसे पहले अपन बात करेंगे शुष्क मरुस्थल के बारे में कि अब बात करेंगे अपन शुष्क मरुस्थल की। शुष्क मरुस्थल, तो शुष्क मरुस्थल 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र शुष्क मरुस्थल कहलाता है। शुष्क मरुस्थल कहलाता है। अब शुष्क मरुस्थल को अपन पुनः दो भागों में विभाजित कर देते हैं। तो ये शुष्क मरुस्थल है। शुष्क मरुस्थल को पुनः दो भागों में विभाजित कर देते हैं। तो पहला जो अपना भाग है वो है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश,
और दूसरा अपन इसको डिवाइड कर देते हैं बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। तो सबसे पहला जो था अपना बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, दूसरा अपना बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। तो ये जो है अपना ये है 58.5% भाग पर बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है, और ये है अपना 41.5% भाग पर बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। बालू का स्तूप मुक्त जो प्रदेश है इसको अपन हमादा के नाम से जानते हैं, हमादा, या फिर इसी का नाम है पथरीली चट्टान। और ये जो पथरीली चट्टान या हमादा जो है ये अपन को फर्स्ट नंबर जैसलमेर में सबसे अधिक देखने को मिलेगा, दूसरा ये अपना बाड़मेर में, और तीसरा जोधपुर में। अगर बात करें बालू का स्तूप युक्त प्रदेश की, तो यहाँ पर पवनों के द्वारा मिट्टी का जमाव। तो बालू का स्तूप युक्त जो प्रदेश हैं ये 58.5% भाग पर हैं शुष्क मरुस्थल के क्षेत्र पर। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेशों में 41.5% भाग है, और इसमें जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश हैं ये जो है हमादा या फिर पथरीली चट्टानों से मिलकर बने हुए हैं। और ये जो है हमादा या पथरीली जो चट्टान हैं इसमें जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर ये तीनों डिस्ट्रिक्टों में मिलेंगे। जबकि बालू का स्तूप युक्त प्रदेश जो है अपना, इसमें जो अपनी पवनों के द्वारा जो मिट्टी का जमाव या फिर निक्षेपण जो किया जाता है उनके द्वारा बनने वाली जो स्थलाकृति है उसको अपन बालू का स्तूप कहते हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर बालू का स्तूप। तो बालू का स्तूप की बात करें तो पवनों के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण या जो जमाव है, पवनों के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण द्वारा, पवनों के द्वारा मिट्टी के निक्षेपण द्वारा बनने वाली स्थलाकृति को बालू का स्तूप कहते हैं। बालू का स्तूप कहते हैं। तो बालू का स्तूप जो अपन ने बात की थी अभी, जो एक स्थलाकृति जो बनी है अपनी, इसको बालू का स्तूप कह रहे थे। और जो सर्वाधिक बालू का स्तूपों का जो सर्वाधिक विस्तार है वो जैसलमेर ज़िले में, सर्वाधिक जो बालू का स्तूप बनते हैं वो जैसलमेर में। अब अपन बात करेंगे बालू का स्तूपों के प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो ये अपनी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बालू का स्तूपों के प्रकारों के बारे में अध्ययन कराऊंगा। तब तक के लिए आप इतना पढ़िए, मस्त